Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about another very important topic in bioenergetics. और ये हमारे पास है respiration. अच्छा जी, अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज होते हैं और respiration की डेफिनेशन में लिख लेते हैं breakdown of glucose. This is not breakdown of glucose. गौर से मेरी तरफ देखें और respiration को सीख ले जरा. respiration को आपने डिफाइन कैसे करना है? रिस्पायरेशन को डिफाइन करना है दैट द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टू रिलीज एनर्जी. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ रिस्पायरेशन, तो नीड ऑफ रिस्पायरेशन असल में है टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करना है. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पायरेशन में हम असल में ब्रेक डाउन करते हैं किस चीज की? ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल की. अब ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल है. ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को भी आप रिस्पायरेशन कहते हैं, बट स्पेसिफिक आप इस डेफिनेशन में ग्लूकोज नहीं लिख सकते. ठीक है, ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन जो है इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं. अब ये रिस्पायरेशन, हमारे पास दो तरह की रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन में भी एरोबिक रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेशन में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन. दो तरह की रिस्पायरेशन हमारे पास मौजूद है. ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें हम क्या करते हैं, गौर से देखें, दोनों में जरा डिफरेंस क्लियर करें. एरोबिक रिस्पायरेशन इज कंप्लीट ब्रेकडाउन. एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन है. एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है दिस इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. ठीक है, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इट रिलीज मोर एनर्जी, या मैं लिख लेता हूं मोर एटीपीज. और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है दिस प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ एटीपीज. क्लियर हो गई ये बात? एरोबिक रिस्पायरेशन नीड फ्री ऑक्सीजन. एरोबिक रिस्पायरेशन नीड फ्री ऑक्सीजन. एनारोबिक रिस्पायरेशन में नो नीड ऑफ ऑक्सीजन. ये चीज आपको याद होनी चाहिए. एरोबिक रिस्पायरेशन जो है दिस ऑकर्स इन यूकेरियोट्स एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है ये यूकेरियोट्स में भी हो सकता है, रेयर प्रोसेस है. एंड दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोट्स. क्लियर हो गई बात? व्हाट इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन? दोनों रिस्पायरेशंस में हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन प्रोसेस कौन सा है? सो द कॉमन थिंग इज ब्रेक डाउन. और इसमें जो कॉमन प्रोसेस है वो होगा हमारे पास प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस इन दोनों में कॉमन है. अब देखें इसको, जिस तरह मैं लिख रहा हूं उस तरह आप याद करें. इन केस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन glycolysis is followed by a process called link reaction. Then link reaction is followed by a process called Krebs cycle, and Krebs cycle is followed by a process called electron transport chain. जब आप anaerobic की बात करते हैं तो glycolysis is followed by the process of fermentation. This fermentation may be alcoholic fermentation and this fermentation may be lactic acid fermentation. ये इसके दो डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे पास पॉसिबल है. तो डिटेल से इसको पढ़ते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो कि दोनों में कॉमन है, और फिर एरोबिक और एनारोबिक जो है इसमें इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे. लुक एट द फर्स्ट प्रोसेस. ये प्रोसेस हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. अच्छा, ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन अब क्या होगी? ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. अब इसमें स्पेसिफिक है, breakdown of glucose into two
पायरोविक एसिड इनटू 2 पायरोविक एसिड। इसके हर एक स्टेप में एक स्पेसिफिक एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। प्रोसेस को पढ़ते हैं और इससे फिर कुछ पॉइंट्स निकालते हैं एमसीक्यूज के लिए, ताकि आपसे एमसीक्यूज में कोई गलती ना हो। अच्छा जी, एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेंगे जिससे हमें 2 पायरोविक एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, पहले प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर इसके कुछ पॉइंट्स उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मेरे साथ साथ चलें और दरम्यान में ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आप अपने नोटबुक पे एक साइड पे लाइन लगा लें या किसी दूसरे पेज के ऊपर लिख लें मेन पॉइंट्स, और जो मैं साथ में बताऊंगा उसको आपने नोट करना है। ईटा के एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहां से आया है, सीखे इसको। अगर आप एनिमल सेल के अंदर इस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ये ग्लूकोज कहां से आएगा। हम फूड लेते हैं, उस फूड की ब्रेकडाउन होती है, डाइजेशन होती है, और फिर इंटेस्टाइन से स्पेशली ब्लड में एब्जॉर्प्शन होती है। किस चीज की, जो डाइजेस्टिव चीजें होती हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में। अनडाइजेस्टिव तो वेस्ट है, वो कलेक्ट हो जाते हैं फिर एक्सक्रीट होते हैं। तो ये जो एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, इसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है। अब ये ग्लूकोज इस वक्त स्टेबल है। मुझे आपने ये बताना है कि ये ग्लूकोज, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये ग्लूकोज कौन से फॉर्म में है। क्या ये ग्लूकोज स्ट्रेट चेन है, क्या ये ग्लूकोज ब्रांच मॉलिक्यूल है, या इस वक्त क्या ये ग्लूकोज रिंग फॉर्म है। इन 3 चीजों में आपने मुझे आंसर देना है। याद रखें, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये होता है कहां पे, साइटोसोल में। और आप जानते हैं कि साइटोसोल में 90% क्या होता है, वाटर होता है। तो ये ग्लूकोज इस वक्त साइटोसोल में मौजूद है। आपने मुझे ये आंसर देना है कि ये ग्लूकोज कौन से फॉर्म में है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच फॉर्म या रिंग फॉर्म में। क्लियर हो गई बात। जो चैप्टर 2 आपने पढ़ा है उस चैप्टर 2 में ये मैं समझा चुका हूं, तो जिसको वो चीज याद होगी वो चैप्टर 2, तो वहां पे जो पॉइंट समझाया था वो याद होगा, तो इसका आंसर आसानी से दे पाएगा। चलें प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। दिस ग्लूकोज इज स्टेबल। इस वक्त ये ग्लूकोज स्टेबल मॉलिक्यूल है। हमने इसकी ब्रेकडाउन करनी है तो इसको अनस्टेबल बनाना है। कैसे, गौर करें। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम देंगे एक एटीपी, एंड दिस एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी। तो यहां का जो फॉस्फेट है वो एड हो गया है ग्लूकोज में और रह गया है एडीपी। जब फॉस्फेट एड होगा, सो नाउ दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि इसमें 6 फॉस्फेट है। नो, दिस 6 इज नॉट नंबर ऑफ फॉस्फेट, दिस 6 शो पोजीशन ऑफ फॉस्फेट। ये 6 क्या है, पोजीशन ऑफ फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे क्या लगा है, ये फॉस्फेट लगा है। अच्छा, इस फॉस्फेट की एडिशन जब यहां होती है, दिस रिक्वायर्ड काइनेज एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज इसको आप कह सकते हैं, हेक्सोकाइनेज कह सकते हैं, बट चूंकि आपके कोर्स में एंजाइम्स का जिक्र है नहीं, अदरवाइज ईच एंड एवरी स्टेप रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक एंजाइम, तो हम ज्यादा एंजाइम्स की तरफ ले जाएंगे। चलें, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, glucose 6-phosphate will be isomerized into another molecule called fructose 6-phosphate. What is the difference between these two, glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate? देखें, ग्लूकोज अल्डिहाइड है, ग्लूकोज अल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज जो है ये क्या है, ये कीटोन है। तो हमने यहां सिर्फ ग्लूकोज को कन्वर्ट किया है फ्रक्टोज में। क्यों कन्वर्ट किया, गौर करें मेरी तरफ। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, स्पेशली इन ग्लाइकोलाइसिस, ईच एंड एवरी स्टेप occurs for the facilitation of next step। ये क्यों होता है ये स्टेप, ताकि नेक्स्ट स्टेप हो उसके लिए आसानी हो, प्रिपरेशन हो उसके लिए। तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को यहां फिर से एक एटीपी देंगे और वो एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में। अगेन एक फॉस्फेट ऐड हुआ
Now the molecule is called fructose 1,6 biphosphate. ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, ये याद कर ले, जहां पे अल्डिहाइड होगा तो आप बाइफॉस्फेट लिखेंगे, जहां पे कीटोन होगा तो बिसफॉस्फेट. दिस इज नाउ कीटोन. ये तो बाय या बिस, ये हम असल में बस बाय हम दो के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट देखिए, 1,6 अगेन शो पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ऑन फ्रक्टोज. इस फ्रक्टोज में 6 कार्बन है और 2 फॉस्फेट है. अब एक फॉस्फेट कार्बन 1 पे, दूसरा फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 के ऊपर. ये दूसरा फॉस्फेट हमने क्यों ऐड किया, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें दो इक्वल मॉलिक्यूल्स में. Now fructose 1,6 biphosphate will be broken down into 2 equal molecules. This one is called dihydroxyacetone phosphate. DHAP stand for dihydroxyacetone phosphate, and this one is G3P. गौर करें मेरी बात की तरफ, ये 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट है, तो 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट इधर, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट इधर. डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू, ये जो DHAP है दिस इज कीटोनिक फॉर्म, और ये जो G3P है दिस इज अल्डिहाइड. तो इट मींस दिस टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये दो क्या है, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है. ये जो प्रोसेस हमने यहां तक पढ़ा है, this process is called preparatory phase. Why this is called preparatory phase? गौर से मेरी तरफ देखें. This stable glucose molecule is prepared for breakdown. That is why this is called preparatory. This is also called investment phase. Why this is called investment phase? Because इसमें ATP इन्वेस्ट हुए हैं, यूज हुए हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज एनर्जी यूजिंग प्रोसेस और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, तो आपने क्या कहना है, दैट दिस फेज इज एनर्जी यूजिंग फेज. इसमें एनर्जी यूज हो रही है. क्लियर हो गई बात? दिस इज एनर्जी यूजिंग फेज. दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. इसको जरा रिपीट करें. ये प्रोसेस होता साइटोसोल में है. साइटोसोल में 90% वाटर, एक स्टेबल ग्लूकोज को आप कन्वर्ट कर रहे हैं दो इक्वल मॉलिक्यूल में. द लास्ट स्टेप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो DHAP है इसको कन्वर्ट करेंगे G3P में बाय द यूज ऑफ आइसोमरेज एंजाइम. इसमें आइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहा है, तो DHAP will be converted into G3P. अब आपने मुझे बताना है इस वक्त हमारे पास कितने G3P है. Now we have 2 G3P molecule. देखें, एक G3P ये है, दूसरा G3P इससे बना है, DHAP से दूसरा G3P बना है. इसलिए इसको क्या कहते हैं, और इसलिए हमारे पास 2 G3P molecule यहाँ पे बन गए हैं. यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है. रिमेंबर, इसके बाद जितने भी स्टेप्स होंगे इस रेस्पायरेशन में, एरोबिक रेस्पायरेशन में, चाहे वो ऑक्सीडेटिव फेज है या वो लिंक रिएक्शन है या वो क्रेब्स साइकिल है, यहां तक कि सारे प्रोसेसेस ये 2 टाइप होंगे. व्हाई दे अकर ट्वाइस? बिकॉज वी हैव 2 G3P मॉलिक्यूल. अभी तक हमने एक ग्लूकोज से 2 G3P बना लिए हैं. अब इन 2 G3P से हम बनाएंगे 2 पायरुविक एसिड, और कुछ गेन और लॉस भी यहाँ पे होगा, उसको भी कैलकुलेट करेंगे. मेरे साथ चलते जाए. अब जो 2 G3P मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है, चले मैं 2 नहीं लिखता, G3P से शुरू कर लेता हूं, और फिर आपको बस ये पता चल जाएगा कि हम ये जो रिएक्शन है ये 2 मरतबा होगा. सिंपल सी बात है. अब G3P मॉलिक्यूल में फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देख लीजिए. दिस G3P मॉलिक्यूल will reduce an NAD. NAD oxidized form में है. This will enter into the reaction and will leave as NADH2. बिल्कुल गौर से मेरी बात सुने. This step is now called oxidative.
व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज, मेरी बात बिल्कुल गौर से सुन लें, इसमें ये कोएंजाइम रिड्यूस हो रहा है, NAD रिड्यूस इनटू NADH2। जब कोएंजाइम रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली ये G3P, ये सबस्ट्रेट जो है इसका, ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। दैट इज व्हाई इस फर्स्ट स्टेप की वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज कहा जाता है। क्लियर, यहां तक तो बात समझ आ गई है। अब जहां से ये हाइड्रोजन निकला है वहां पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंटर हो जाएगा। हाइड्रोजन जहां से निकला तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंटर होगा। नाउ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1,3 बाय phosphoglycerate, 1,3 बाय phosphoglycerate। देखिए कार्बन 3 पे फॉस्फेट पहले से था और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंटर हुआ है ये अटैच हो गया कार्बन नंबर 1 के ऊपर। दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1,3 बाय phosphoglycerate। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हो रहा है। दिस स्टेप विल बी द ऑपोजिट ऑफ प्रिपरेटरी फेज। बिल्कुल गौर से देखें, अब इधर से एक ADP इंटर होगा एंड विल लीव एज ATP। बिल्कुल गौर से देखिए मेरी तरफ, यहां ATP इंटर हुआ था और ADP निकला था, यानी फॉस्फेट ग्लूकोज में ऐड हुआ था। अब इधर फॉस्फेट ADP में ऐड हुआ है, तो ये प्रोसेस हो रहा है असल में फॉस्फोराइलेशन। स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये कौन सी फॉस्फोराइलेशन होगी। मैंने कहा था कि सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो ये फॉस्फोराइलेशन के लिए सोर्स जो होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आपने देखना है। इस वक्त चूंकि इसके लिए सोर्स ये फॉस्फेट का, ये एनर्जी का, ये 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट है, तो ये सबस्ट्रेट है ना, इसलिए दिस टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस में कौन सी फॉस्फोराइलेशन हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट जो है, अब इसमें क्या बच गया, एक फॉस्फेट तो चला गया। नाउ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब इसको 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कहेंगे। व्हाट डज दिस 3 मीन, कि इसमें 3 फॉस्फेट है? नो, इस पे गलती नहीं करनी आपने। 3 फॉस्फेट मीन कि कार्बन नंबर 3 पे ये फॉस्फेट अटैच है। फॉस्फेट इज अटैच ऑन कार्बन नंबर 3। अब आ जाएं, ये जो 1,3 बाय ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है, this will be isomerized into another molecule called a 2-phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate. What is the difference between 3-phospho and 2-phospho? Difference is that कि ये जो 3-phosphoglycerate है, इसमें पोजीशन ऑफ फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 है और 2-phosphoglycerate में पोजीशन ऑफ फॉस्फेट कार्बन नंबर 2 है। सिर्फ ये डिफरेंस है, इधर कार्बन 3 पे, इधर कार्बन 2 पे। Why we convert 3-phospho into 2-phospho? ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आपने मुझे ये आंसर दे देना है, Why we convert 3-phosphoglycerate into 2-phosphoglycerate, ये आपने मुझे बताना होगा। और जब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा तो इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा, बट मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा ताकि आप मुझे बता दें। 3-phosphoglycerate जो है, इससे यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, सो द मॉलिक्यूल इज नाउ कॉल्ड PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। स्टिल इस PEP के पास एक फॉस्फेट है। देखिए इधर फॉस्फेट था, इधर भी है, बट वाटर निकला है, फॉस्फेट तो नहीं निकला। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस PEP में एक फॉस्फेट मौजूद है। द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस विल बी अगेन एन ADP enter into the reaction and leave as ATP. So the molecule is now called pyruvic acid. Molecule pyruvic acid बन गया है। अब आप डेफिनेशन में देख लें, हमने कहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुविक एसिड। ये ग्लूकोज, ये 2 पायरुविक एसिड, बट ये 2 कैसे है, ये तो एक है। 2 इसलिए कि ये G3P 2 होंगे ना, ये देखें, एक G3P ये, दूसरा इससे बन गया, तो 2 G3P। तो ऑल ऑफ दिस स्टेप विल टेक प्लेस ट्वाइस। इन सब के साथ आपने 2-2 लिखना है। अब जरा इसका
नेट गेन और लॉस देखते हैं क्या इसमें यूज हुआ है और क्या इसने बना है। बिल्कुल गौर से देखिए, दिस प्रिपरेटरी फेज यूज 2 ATP, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेटरी फेज यूज 2 ATP, इसमें मैंने लिखा है एनर्जी यूजिंग प्रोसेस। अब इसके साथ मैं लिख रहा हूं दिस प्रोसेस इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। व्हाई दिस इज कॉल्ड एनर्जी प्रोड्यूसिंग? और से मेरी तरफ देखें, 2 ATP ये बने हैं और 2 ये बने हैं, क्योंकि प्रोसेस 2 मरतबा होगा ना, तो 2 हमने तो एक लिखा है बट प्रोसेस 2 मरतबा है, तो 2 ATP ये है, 2 ATP ये। इधर गौर से देखें, 4 ATPs are prepared, 4 ATPs are prepared, 4 ATP बन रहे हैं, बट यहां तो 2 ATP यूज हुए ना। गौर से मेरी तरफ देखें, 4 ATP are prepared, 2 ATP are used, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 ATPs, ये होगा इस ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन ऑफ ATP। तो आपसे क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछा जा सकता है, प्रिपरेटरी फेज यूजिंग है या प्रोड्यूसिंग? तो ये यूजिंग है। हाउ मेनी ATPs आर यूज्ड इन प्रिपरेटरी फेज? 2 ATP। हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस? 4 ATP आर प्रोड्यूस्ड। हाउ मेनी ATPs आर द नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? तो चूंकि 4 बनते हैं, 2 यूज होते हैं, तो 4 - 2 = 2। 2 ATPs इसके नेट गेन है। और साथ में ये भी लिख लें कि 2 NAD reduce into 2 NADH2, 2 NAD रिड्यूस हो गए हैं किस चीज में? 2 NADH2 में। अब ये NADH2 यहां से बाद में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा तो ये साइटोसोल से जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये भी याद रखें कि जब ये NADH2, एक NADH2 जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से गुजरता है तो ये एक ATP को यूज करता है। तो जब 2 NADH2 गुजरेंगे मेम्ब्रेन से तो 2 ATP यूज होंगे। उसको एंड में जब हम वो टेबल बनाएंगे और नेट गेन ऑफ ATPs फ्रॉम 1 ग्लूकोज निकालेंगे, उसकी समझ आपको आसानी से आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रोसेस which is a common process in both aerobic and anaerobic respiration. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमने फिर प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन पढ़ना है। ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उसको जरूर आंसर करें और इस प्रोसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।